अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो विदक्सा में खुशामदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ जिल बाय अहमद राव का थर्ड एपिसोड का सेकंड पार्ट लेकर। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। 24 दिसंबर 2025 11 PM ईस्ट प्रिंस स्ट्रीट गार्डन। रात की तारीकी में आसमान से नरम और छोटे छोटे सफ़ेद बर्फ के गोले ज़मीन पर गिर रहे थे। सड़क पर बिछी हुई बर्फ पर हजारों कदमों के निशान छपे हुए थे। सर्द खनक हवाएं खाने पीने की अशिया की खुशबू से महक रही थीं। दरख्तों की शाखों में लगे हुए छोटे छोटे कुमकुमे जुगनू की तरह चमकते हुए रात के अंधेरे को उजाले में तब्दील कर रहे थे, जबकि स्ट्रीट गार्डन की राहों में बरकी कुमकुम लड़ियों की सूरत में लटके हुए थे। पार्क के अंदर लकड़ी के छोटे छोटे हट्स कतार दर कतार सजे हुए थे। हर एक की छत पर बर्फ की एक हल्की सी तह जमी हुई थी। इन हट्स के अंदर लगे हुए स्टॉल्स, चंद एक स्टॉल पर मुख्तलिफ किस्म के मशरूब दस्तयाब थे। चंद पर खाने की अशिया जैसे कि सूप, कॉटन कैंडी, जिंजर ब्रेड, पेस्ट्रीज वगैरह सजी हुई थी। बच्चों के हंसने खिलखिलाने, प्यारों के आपस में एक दूसरे से बातें करने की आवाज़ें और दूर से आती हुई गुलकार की धुन के पास फिजा में खुशी की लहर दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। हर एक पुरजोश तरीके से क्रिसमस मनाने में मसरूफ था। लोगों की भीड़ में बढ़ते हुए उसके कदम थम गए। मामूल से हटकर आज उसके बाल पीछे की जानिब बने हुए थे। आंखों से ऐने गायब थी। स्या फॉर्मल पैंट के ऊपर पहना हुआ तेज सुर्ख मेहरून रंग का टेंट स्वेटर, जिसके नीचे पहनी हुई सफेद रेड शर्ट का कॉलर ऐन नुमाया था। शर्ट के साथ ढीले अंदाज में स्वेटर भी पैंट में टक इन था। बेल्ट की बिल्कुल नुमाया थी। पाँव में पहने सिया चेल्सी बूट्स बर्फ पर अपनी चाप के निशान छोड़ रहे थे। हाथ में पहनी सिया चमड़े की घड़ी में 11:05 हो चुके थे और इसके बाद यसेन के लिए वक्त थम गया, क्योंकि वो उसे देख चुका था। तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। वो यसेन को यूं साकित खड़ा देखकर उससे मुखातिब हुई, मगर क्या उसे कुछ सुनाई दे रहा था? नहीं। दिखाई? हाँ। स्या पैरों तक आता ट्रेंड लिबास, जिसका कपड़ा बारीक प्लेटेड अंदाज में बना हुआ था। गोल और हल्का चौड़ा गला जो पतले स्पेगेटी तर्ज के तस्मे के साथ जुड़ा हुआ था। लिबास उसके जिस्म के साथ लिपटा हुआ था। ऊपर पहना गहरे रंग का नेटेड स्वेटर, जिसके सामने 3 बटन थे। स्वेटर कदरे ढीला था, आस्तीनें कदरे फूली हुई थी। सिया बैग दाएं कंधे पर लटक रहा था। पाँव में सुर्ख चमड़े के चमकते हुए मेरी जैन स्टाइल हील वाले जूते पहन रखे थे। पलकों पर मुनासिब मकदार में मस्कारा लगाया गया था, यूं कि उसकी आंखें मजीद बड़ी और गहरी लग रही थी। होठों पर लगी सुर्ख लिपस्टिक, गालों पर लगा ब्लश ऑन उसके चेहरे को मजीद खूबसूरत बना रहा था। बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जो कि हवा में उड़ रहे थे। कानों में छोटे छोटे सुर्ख रंग के दिल वाले टॉप्स पहने हुए थे। गले में पहना बारीक सा नेकलेस उसकी गर्दन के साथ चिपका हुआ था। वो हमेशा ही उसे गौर से देखा करता था, मगर हर बार का देखना उसे कम ही लगता था। तुम मेरी बात सुन रहे हो? उसने यज़ेन की निगाहों के आगे चुटकी बजाई। वो एकदम होश में आया। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। जेना ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। वो खुद के जज्बात पर काबू पाते हुए उसके साथ चल दिया। भीड़ से बाहर निकलते हुए वो दोनों किसी खामोश जगह की तलाश में थे, जहां वो आराम से बैठकर बात कर सकें। यज़ेन की नजरें एक खाली बेंच पर पड़ी। पुराना लकड़ी का बेंच, जिसके सामने रोज फाउंटेन मौजूद था। फवारे से बरसता पानी जलते बुझते बरके कुमकुमों में किसी ख्वाब की मानिंद लग रहा था। फवारे के पीछे पहाड़ की चोटी पर मौजूद एडनरा कैसल रोशनियों में नहाया हुआ था। वो बेंच के पास खड़ा रहा। जैना बेंच पर आकर बैठी तो वो भी साथ बैठ गया। यज़ेन ने लम्हे भर के लिए फवारे और पशा मंजर में मौजूद कैसल को देखा, और जैना वो ना उस तारीखी फवारे को देख रही थी, न ही एडमरा का कैसल को। वो उसे देख रही थी। आज प्यारे लग रहे हो। वाकई? उसने एक नजर चौंक कर खुद पर डाली। असलान के कहने पर उसने अपने अंदाज से हटकर सुर्ख रंग पहन तो लिया था, मगर उसमें आरामदेह महसूस नहीं कर रहा था। हाँ, मगर तुमने आज सुर्ख रंग क्यों पहना है? वह सर्दी के बाद छिटरते हुए हाथों को आपस में रगड़ रही थी। फिर वो फव्वारे से गिरते पानी को देखने लगी। और यज़ेन, वो यहाँ एक हसीन चीज को देख चुका था, मगर उसे फिर भी वो सबसे ज्यादा हसीन लगी थी। बिना पलक झपकाए वो बस ज़ेना को देखे गया। यज़ेन की आंखों में बस उसी का अक्स था। क्योंकि तुम्हें ये रंग पसंद है, किसी जादू के जेरे असर लब है, मगर तुम मुझे तुम्हारे अपने रंग में ही अच्छे लगते हो। मेरा रंग? भूरा रंग वो तुम्हारा रंग है। तुम मुझे भूरे रंग में ही अच्छे लगते हो। यज़ेन को अपने दिल की तेज होती हुई धड़कनें सुनाई देने लगी थी। तुम्हें मेरे लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे वो सादा सा यज़ेन ही पसंद है। तुम इसी तरह तैयार हुआ करो जिसमें तुम आरामदेह महसूस करो। उसने यज़ेन की नफासत से बने हुए बालों को देखा। वो मुस्कुराई, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। यज़ेन ने न समझी के आलम में अपना सर झुकाया। ज़ेना ने नरमी के साथ उसके बालों को छुआ, फिर उसके बालों को हाथ फेरते हुए उन्हें माथे पर बिखेरा। वो दिल ही दिल में खुलकर मुस्कुराया।
तुम्हारी ऐनक किधर है? ज़ैना के सवाल पर यज़ेन ने जेब से ऐनक निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दी। वो मजीद उसके करीब आई, फिर उसकी आंखों पर ऐनक लगाई और वो इस लम्हे जैसे अपनी जगह पर ही जम गया था। नजर से नजर मिली, भूरी आंखें सुरमई आंखों पर जमी थी। वक्त की भाग आहिस्ता हुई थी। ज़ैना अपनी जगह से हिल न पाई। यज़ेन ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों को छूना चाहा, लेकिन फिर हाथ वहीं थम गए। थोड़ी देर बाद ज़ैना खुद पर काबू पाते हुए पीछे हटी। यज़ेन ने अपना रुख मोड़ लिया। तुमने मुझे नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? यज़ेन ने एक बार फिर उसकी जानिब देखा। तुम तो रोज ही अच्छी लगती हो। दिल ही दिल में आवाज गूंजी। नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें मेरी खुलकर तारीफ करनी चाहिए थी। वो खपकी के साथ उसकी जानिब देख रही थी। वो लम्हे भर को खामोश हुआ। वो कैसे अपने जज्बात ज़ैना को बताता? वो उसे कभी नहीं बता सकता था कि वो उसे कितना चाहता है और वो उसे कितनी अच्छी लगती है। हर बार की तरह अल्फाज ज़बान पर आते आते रुक जाते थे। अच्छा छोड़ो इस बात को, मेरा गिफ्ट। खामोशी के तसलसल को तोड़ते हुए उसने बात का रुख मोड़ा था। हाँ, एक मिनट। उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ फेरा, उसे बाहर निकालते हुए ज़ैना की जानिब बढ़ाया। सुर्ख पैकिंग शीट उस छोटी सी डिब्बी के गिर्द लिपटी हुई थी। ज़ैना ने जल्दी जल्दी पैकिंग शीट खोली। अंदर मौजूद चीज को देखकर वो एक लम्हे के लिए रुकी। वो एक निहायत छोटा सा स्नो ग्लोब था। यज़ेन ने उसके नीचे मौजूद बटन दबाया। अब ग्लोब में हल्की हल्की रफ्तार में बर्फ गिर रही थी। बर्फ के दरमियान में खड़ा हुआ एक जोड़ा रक्स कर रहा था। लड़के ने भूरा रंग का सूट पहना था, जबकि लड़की ने तेज सुर्ख रंग का गाउन पहन रखा था। गाने की मध्यम मध्यम आवाज उनके कानों में गूंजी। वो दोनों गौर से उस ग्लोब में रक्स करते जोड़े को तकने लगे। सुर्ख? ज़ैना ग्लोब में रक्स करती हुई लड़की को देखकर सवाल कर उठी। वो उसके सवाल पर झुका। सुर्ख रंग वो तुम्हारा रंग है और तुम मुझे? जबान को एक बार फिर ताला लग गया था। ज़ैना ग्लोब को बेहद गौर से देखने में मसरूफ थी। ये ज़ैन की शुरू से आदत थी। वो जो बातें खुद से नहीं कह पाता था, उन्हें चीज़ों के जरिए बयान करने की कोशिश करता था। साल में एक बार ही एडमड्रा में बर्फ गिरती थी और अक्सर तो एक बार भी नहीं गिरती थी। इस साल बर्फ गिरी थी तो वो चाहता था कि वो दोनों इस बर्फ के नीचे रक्स करें। वो इसकी एक एक बात एक एक इशारे को समझती थी। इस साल नहीं, अगले साल। हम अगले साल इसी दिन इसी बर्फ के नीचे ऐसे डांस करेंगे। वो पूछना चाहता था कि अभी क्यों नहीं, मगर पूछ ना पाया। अभी हम दोनों अपनी जिंदगी की पेचीदगियों में उलझे हुए हैं यज़ेन। हमें बहुत सी चीज़ों से लड़ना है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। फिर हम आगे के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। तुम मुझे बहुत अजीज हो, मगर अभी नहीं। वो उसकी जानिब नरमी के साथ देख रही थी। तो क्या वो जानती थी कि यज़ेन उससे मोहब्बत करता है? मगर क्या वो भी उससे मोहब्बत करती थी? बस यही एक सवाल उसे हर बार उलझा देता था। शायद इस वक्त इस सवाल का जवाब ज़ैना खुद भी सही से नहीं जानती थी, ना ही वो जानना चाहती थी। फिलहाल वो इन बातों पर तवज्जो नहीं देती थी। उसे लगता था कि अभी बहुत वक्त है। पहले वो अपना मकसद पूरा करेगी, फिर मोहब्बत के बारे में सोचेगी। और मेरा गिफ्ट? लबों पर मुस्कुराहट सजाए सवाल किया गया। ओह हाँ। उसने अपने बैग में हाथ डाला। हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में गहरे सुर्ख रंग का ऊनी मफलर मौजूद था। सुर्ख? वो प्यार के साथ मफलर पर हाथ फेर रहा था। आंखें खुशी से चमक रही थी। क्योंकि सुर्ख मेरा रंग है और मैं चाहती हूँ ये रंग हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाए। मैं पहनाऊं? उसने यज़ेन के हाथ से मफलर थामते हुए सवाल किया। वो बड़ी हिम्मत के बाद बस सर हिला पाया, फिर जरा सा झुक गया। ज़ैना उसकी गर्दन के गिर्द मफलर डालते हुए उसे सेट करने लगी थी। ये बहुत प्यारा है। उसकी आवाज पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम मुस्कुराई क्यों? ऐसे ही दिल चाहा। उसके जवाब में वो सर झुकाए हल्का सा मुस्कुरा दिया। सदियों बाद उसका दिल चाहा था कि वो बस ऐसे ही मुस्कुराता रहे। ज़ैना उसे मुस्कुराते हुए बगौर तक रही थी। सुरमई आंखों में यज़ेन का अक्स नुमाया था। क्या कभी किसी ने उसे बताया था कि वो ऐसे मुस्कुराते हुए कितना प्यारा लगता है? ज़ैना उस पर से अपनी नजर न हटा पाई। वो उसे देख रही थी जी भरकर, और यज़ेन अपना सर न उठा पाया। रात के 12 बज चुके थे। दूर पहाड़ की चोटी पर जगमगाते एडनरा कैसल में होती आतिशबाजी आसमान पर रंग बिखेर गई। सब्ज, सुर्ख और सुनहरी रंगों की चमक बर्फ के जर्रों पर चमकने लगी। पूरा आसमान किसी ख्वाब की तरह जगमगा रहा था। वो दोनों एक साथ बेंच पर बैठे थे, करीब ना सही मगर दूर भी नहीं। सबसे बढ़कर वो दोनों एक साथ थे। जॉर्ज स्ट्रीट, एडनरा। सर्द और गहरी रात, आसमान से गिरती बर्फ, ठंडी हवाएं और रोशनियों में नहाई पथरीली सड़क। दोनों अतराफ में मौजूद कदीम इमारतों के आगे हर 2 इंच के फासले पर बने लकड़ी के हट्स पर लोगों की भीड़ जमा थी। पस मंजर में वाकई आइस रंग, जिसकी सतह सफ़ेद चमकदार बर्फ की मानिंद थी। रंग के गिर्द फुटपाथ और उनके पीछे मौजूद इमारतें
चमकती दमकती दिखाई दे रही थी। बरकी कुमकुमों का अक्स बर्फ पर धुंधला धुंधला चमक रहा था। दोस्तों का ग्रुप, बच्चे बड़े और जोड़े एक साथ रंग पर ग्लाइड करते नजर आ रहे थे। वो अपने पाँव में आइस स्केट्स पहनकर उठ खड़ा हुआ। स्याह लेदर जैकेट के नीचे फॉर्मल स्याह शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। बाल नीली आंखों के गिर्द पहना दे रहे थे। सर्दी की वजह से उसके होंठ और गाल मजीद सुर्ख हो रहे थे। बालों में हाथ फेरते हुए उसने एक नजर उठाकर सामने खड़ी लड़की को देखा। वह नंगे पांव हाथ में अपने आइस स्केट्स लिए खड़ी थी। मेहरून रंग का फिटेड रिब्ड टर्टल नेक टॉप सिया खुली जींस में टक इन था। मेहरून स्कार्फ गले के गिर्द लिपटा हुआ था। कंधों पर सिया लेदर जैकेट गिरा रखी थी। सिया जुल्फें हवा में लहरा रही थी। इधर बैठो, मैं पहना देता हूँ। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर लाइला को अपनी जगह पर बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। असलान नीचे जमीन पर टांगे फोल्ड करके बैठा। फिर लाइला का पाँव अपने घुटने पर रखा। वो अपने घुटने पर कोहनी सजाए दाएं गाल को हाथ से थामे उसे बगौर देख रही थी। उसने एक एक करके लाइला के दोनों आइस स्केट्स पहनाए और वो बस उसे देखे गई। अपने चेहरे पर झुकी लाइला की नजरों का पहरा महसूस करते हुए असलान ने एक निगाह उठाई। लाइला ने फौरन से अपना चेहरा बाएं जाने मोड़ लिया। वो खुलकर मुस्कुराया। फिर वो उठा, अपने कपड़े साफ किए, हाथ आगे बढ़ाकर लैला को सहारा दिया। वो अपना तवाजुन बरकरार रखते हुए उठी। असलान के हाथ को झटक कर आगे बढ़ गई। लैला सुल्तान को सहारे की जरूरत नहीं है, वो इतराते हुए बर्फ पर स्केटिंग करते हुए बोली। लेकिन असलान खान को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अपने सीने पर हाथ रखते हुए वो झुका। लाइला मुस्कुरा दी। जब तक उसने अपना सर उठाया, लाइला अपनी मुस्कुराहट दबा चुकी थी। लाओ इधर अपना हाथ दो। बच्चों के लिए अकेले स्केटिंग करना खतरे से खाली नहीं है। उमर का ताना देते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। असलान ने पहले तो बुरा सा मुंह बनाया, फिर उसका हाथ झट से थाम लिया था। एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे दोनों एक साथ आइस रिंक पर आराम आराम से स्केटिंग करते हुए दुनिया जहां की बातें करने में मगन थे। लेकिन बात किसी भी मौजू से शुरू होकर आखिर में असलान का लाइला के हाथों जलील होना ही लाजिम था। अभी ज्यादा हो गया। वो मुंह फुलाए हुए रुका। कोई ज्यादा नहीं हुआ, सहेलियों में मजाक मस्ती चलती है। एक मिनट, सहेली? अच्छा खासा मर्द हूं मैं, तुम मुझे लड़की नहीं बनाओ। मेरी तो तुम सहेली ही हो। वो उसे मजीद चिढ़ाने लगी। वो हाथ बांधे अपनी जगह पर खड़ा रहा। अच्छा ना, मजाक कर रही थी। ये गुब्बारे की तरह मुंह नहीं फुलाओ। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी वजह से मेरा मूड खराब हुआ तो देख लेना। उसने अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए शहादत की उंगली असलान को दिखाई। वो उसे डरा रही थी और वो डर गया था। लाइला का मूड खराब होना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर वो कई कई दिन नाराज रहती थी और असलान को उसे मनाने के लिए हजार कोशिशें करनी पड़ती थी। दोनों एक बार फिर साथ साथ चलने लगे। कुछ लम्हों बाद रंग पर जोड़ों की तादाद बढ़ गई थी। हर कोई अपने साथी के साथ मध्यम मध्यम रक्स करने में मगन था। असलान ने एक नजर उन्हें देखा, फिर एक नजर अपने साथ चलती हुई लाइला को देखा। आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई एम नेवर लिविंग। फिजा में मौसीकी की आवाज बुलंद हुई थी। असलान के बढ़ते कदम थम गए। उसने लाइला का हाथ मजीद मजबूती से थामा। वो चलते चलते एकदम रुकी, फिर वापसी पलटी और असलान ने किसी जादू की जेर असर लाइला को अपनी जानिब खींचा। वो एकदम असलान से जा टकराई। उसने नजरें उठाकर असलान को देखा। उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। लाइला ने झट से अपनी नजरें चुराई। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। Cause I am Mrs. Snow. Till death we will be freezing. लम्हे भर को वो दोनों अलग हुए। असलान ने झुककर लाइला का हाथ फिर से थामा। फिर दोनों तरफ से एक एक कदम आगे बढ़ाया गया। लाइला का हाथ ऊपर उठाते हुए असलान ने उसे घुमाया। घूमते हुए दोनों एक दूसरे की जगह पर आ खड़े हुए। या यू आर माई होम फॉर ऑल सीजन्स। अब असलान का हाथ लाइला की कमर पर टिका हुआ था और लाइला का हाथ असलान के कंधे पर। दूसरा हाथ एक दूसरे के हाथ में डाले हवा में लहराते हुए वो दोनों हल्का हल्का रक्स कर रहे थे। नीली आंखें सियाह आंखों से मिली थीं। लाइला नजरें उठाए और असलान नजरें झुकाए एक दूसरे को तकने लगे। फिजा में गूंजती हुई मौसीकी और इर्द गिर्द मौजूद लोग सब मंजरे आम से गायब हो गए थे। उन्हें कुछ सुनाई या दिखाई ना दिया, जैसे कोई तिलिस्म था जो उनके होश व हवास पर काबू कर गया था। क्या हसीन रात थी। काश वक्त वहीं रुक जाता और कभी आगे न बढ़ता। गहरे सिया बादलों से लिपटा हुआ विलमोर्थ खामोशी में डूबा हुआ था। किले की चोटियों पर बैठे रेवन उसे देखकर इर्द गिर्द ओढ़ने लगे थे। वो तेज तेज डग भरता हुआ विलमोर्थ के अंदर बढ़ रहा था। अंदरूनी दरवाजे पर आकर उसके कदम थम गए। हॉल में बैठे चंद लोग आपस में बातें करने में मसरूफ थे। वो उनकी बातें गौर से सुनने लगा। बॉस 22 साल के थे जब उन्होंने ये माफिया गैंग बनाया। ये किला उनके परदादा के दादा को किंग अलेक्जेंडर की जानिब से तोहफे में मिला था। लेकिन बॉस को कोई बेटा तो नहीं है।
उनके जाने के बाद इस किले और हमारे गैंग का क्या होगा? बाकी सब लोग उसकी बातें चुपचाप सुन रहे थे। मगर बॉस कहाँ जा रहे हैं? एक आदमी नासमझी से बोला। बॉस बूढ़े हो रहे हैं, उनकी जगह आकर किसी को तो लेनी ही होगी ना। बॉस की जगह कौन ले सकता है, और बॉस ऐसा होने देंगे? कभी भी नहीं। दूसरा आदमी बोल उठा। वो बहुत ताकतवर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बॉस की जगह कोई नहीं ले सकता। एक और आदमी ने उसके साथ दिया था। तुम सब ये क्यों भूल रहे हो कि बॉस की अब उम्र हो चुकी है? वो तो अब खुद कत्ल भी नहीं करते, हर वक्त बस मजे और अय्याशी करते रहते हैं। अभी वो जो कुछ भी है हमारे दम पर है, लेकिन अब इस गैंग को एक नए बॉस की जरूरत है जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो डीमन की जगह ले सके। है एक शख्स। उन सब ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। ज़ियान। ज़ियान यास्तान से ज्यादा ताकतवर भला यहाँ कौन है? वो बॉस की जवानी का अक्स है, वो उन जैसा है। अगर कोई डीमन के राज को खत्म कर सकता है तो वो ज़ियान है। ज़ियान के चमचे होने के नाते वो यहाँ मौजूद सब लोगों को उसकी जानिब कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शैतान तो बिल्कुल नहीं। गुस्से में तो वो हम सबको भी मार डाले। याद नहीं माइक और फ्लेयर का क्या हाल किया था उसने? आज तक बॉस ने अपने गैंग के कितने लोगों को मारा है? तुम्हें उनकी गिनती भी याद है? तुम क्यों भूल जाते हो कि जिस जगह हम बैठे हैं इधर जज्बात का कोई काम नहीं। हम एक दूसरे के सगे नहीं हैं। क्या पता कल को तुम मुझे मार दोगे या मैं तुम्हें। हमें बस अपना मकसद पूरा करना है। हमें शहर में खौफ की लहर दौड़ानी है। 12 साल हो गए हैं रेड वेलवेट वाले वाकये को। इसके बाद से बॉस ने कुछ मजे का नहीं किया। हमें कोई ढंगा टारगेट नहीं दिया। वो खुद तो मजे करते हैं, मगर हमारा क्या? ज़ियान गरम और जवान खून है, उसके रगों में जोश है, गुस्सा है। वो बर्बादियां फैलाना चाहता है और हमें उसका साथ देना होगा। आखिरी जुमला कहते हुए उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वहां मौजूद सब आपस में बड़बड़ाने लगे। इन सब के दिमाग तक ये बात पहुंच चुकी थी। कुछ लोग इस सब के हक में थे और कुछ नहीं। दरवाजे पर खड़ा ज़ियान चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए हॉल में दाखिल हुआ। आंखें मकनातीस की तरह चमक रही थी। बहुत जल्द सब कुछ उसके काबू में होने वाला था। अचानक हॉल में रखा हुआ कदीम तर्ज का लैंडलाइन बजने लगा। सब चौंक उठे। ये लैंडलाइन सिर्फ डीमन ही इस्तेमाल करता था। जब वो यहाँ मौजूद नहीं होता था तो इसी लैंडलाइन पर फोन करके पीछे ही खैर खबर लेता था। वहाँ मौजूद सब लोग डर के मारे फोन उठाने से कतराने लगे थे। जैसे डीमन को उनके मंसूबे का इल्म हो गया था, वो जल्दी से आगे बढ़ा और झट से रिसीवर उठाकर अपने कान से लगाया। वहाँ क्या हो रहा है? क्या सब ठीक है? उसने एक नजर सबको देखा। वो सब यूं खौफजदा थे जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़े गए हों। हाँ, सब ठीक है। वाह, आज तो ज़ियान यज़दान ने कॉल उठाई है। अब कॉल उठा ही ली है तो बताओ मेरा काम कहाँ तक पहुंचा? वो लड़की विलमोर्ट की सलाखों के पीछे कैद बैठी अपनी मौत का इंतजार कर रही है, या वो आजाद है मगर बहुत जल्द? क्या मगर? तुम एक लड़की को नहीं पकड़ पाए अभी तक? किधर गया वो शातिर ज़ियान जो चंद घंटों में ही अपने शिकार को उसके अंजाम तक पहुंचा देता था? अगर तुमसे ये नहीं हो रहा तो मैं किसी और। वो गुस्से से चिल्ला रहा था। सोचना भी मत, 15 दिन की बात हुई थी, अभी कुछ दिन रहते हैं, काम हो जाएगा। मेरी वापसी की फ्लाइट 2 जनवरी की है। मेरे वापस आने पर मुझे वो लड़की विलमोर्ट में चाहिए। ज़ियान अपनी बात से नहीं फिरता। 2 जनवरी की रात को वो लड़की विलमोर्ट में पाई जाएगी। 2 टोक लहजे में कहते हुए उसने रिसीवर वापस रख दिया। सूरज के तुलू होते ही तारीकी का राज टूटा। कल क्रिसमस की आखिरी छुट्टी मनाने के बाद तमाम लोग मामूल के हिसाब से अपने काम काज में मसरूफ हो चुके थे। काफी दिनों बाद लाइब्रेरी में लोगों का रश देखने को मिला था। कुर्सी से टेक लगाए, किताब गोद में रखे, निगाहें आखिरी सफ़े पर जमी हुई थी। उसकी आंख से बेइख्तियारी आंसू टपका, फिर दूसरा, तीसरा। वह किताब बीनी में ऐसा मसरूफ था कि वो भूल गया कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। तुम्हें क्या हुआ है? हाथ में 2 कॉफी के कप था में असलान काउंटर के अंदर दाखिल हुआ था। असलान की आवाज पर वो चौंका, किताब बंद करते हुए अपने आंसू साफ किया। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? कोई बात हुई है? बताओ मुझे। कॉफी के मग मेज पर रखते हुए वो नीचे यसीन के कदमों में बैठा। एमा, वो मर गई। कौन एमा? इस नोवेल का मरकजी किरदार। उसने हाथ में थामी हुई किताब की जानिब इशारा किया। असलान तिलमिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। बनेरा। उसने पश्तून में यजीन को लानत पेश की। यजीन ने हैरत के साथ उसकी जानिब देखा। तुमने कुछ कहा? नहीं, बस एमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। लेकिन ये कौन सी जबान है? मैंने ये पहले कभी नहीं सुनी। हाँ, मैं ये बता दूं ताकि तुम ये जबान भी सीखने बैठ जाओ। हाँ, अब मुझे ये जबान भी सीखनी है। मजीद कितनी जबानें सीखेगा वो? बाद में सीख लेना, अभी कॉफी पियो। वैसे तुम हर वक्त इतने फ्री क्यों रहते हो? कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारा? उसने काउंटर मेज से कॉफी का मग उठाया। असलान पास रखी कुर्सी पर बैठा।
मेरी रिमोट जॉब है और मैं ज़्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वीकेंड्स पर बनाता हूँ। उसने कॉफ़ी का एक घूंट भरते हुए जवाब दिया। तुम ये सब छोड़ो और अपनी इस एमा को भी साइड पर रखो। उसने यसेन के हाथ से किताब जबरदस्ती पकड़ते हुए मेज पर रखी थी। और ये बताओ कि पहली डेट कैसी रही? वो डेट नहीं थी, हम बस साथ वक्त गुजारने गए थे। जो भी है, बताओ ना कैसा रहा सब? उससे मजीद सब्र नहीं हो रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा। उसने कहा कि मैं भूरे रंग में उसे अच्छा लगता हूँ। क्या तुम्हें यकीन आ रहा है कि ज़ेना ने कहा कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ? उसे अभी तक वो सब ख्वाब लग रहा था। ज़ेना का नाम लेते ही उसके रुखसार गुलाबी पड़ गए थे। आंखें खुशी से चमक उठी थी। ज़ेना को छोड़ो, ये बताओ कि तुमने क्या कहा? तारीफ की थी उसकी? अपने दिल की बात बताई? क्या बोला उसने आगे से? वह एक साथ इतने सारे सवाल कर गया था और यज़ीन की ज़बान को ताला लग चुका था। वह असलान से नजर चुराने लगा। यानी तुमने कुछ नहीं कहा? नहीं, मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। वो साथ बैठी थी तो मैं सब भूल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह एक बार फिर उस लम्हे में खो गया। निगाहों के सामने उसे रात का मंजर जगमगाने लगा था। वो दूसरों पर सहजरा रखने का फन रखती है। उसकी निगाहें कोई तिल्स्म हो जैसे, जिनको देखने के बाद आपको इर्द गिर्द कुछ दिखाई नहीं देता। उसको देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि कुछ बोल पाऊं। वो मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला रहा था। क्यों नहीं होती हिम्मत यज़ेन? कहीं तुम? हाँ, मैं डरता हूँ अगर उसने इनकार कर दिया। सच पूछो तो मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। वो इतनी हसीन, पुरएतमाद और काबिल लड़की है, और मैं? खुद को कमतर और मजलूम समझना बंद करो यज़ेन। अपने साथ सबसे बड़ी ज्यादती हम खुद को कमतर और मजलूम समझकर करते हैं। कोई ना कोई कमी सब में होती है। तुम्हें लगता है कि सिवाय तुम्हारे हर एक की जिंदगी परफेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों से लड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि हर इंसान की जिंदगी में गम होते हैं। मैं खुद को मजलूम नहीं, बस ज़ेना के काबिल नहीं समझता। और सच तो यह है कि लड़कियों को हम जैसे लड़के पसंद भी नहीं आते, जो कमज़ोर और हसास होते हैं। उन्हें मजबूत पुरवकार शख्सियत और खुद एतमाद लड़के पसंद आते हैं। उसने कॉफ़ी के 2 घूंट एक साथ भरे थे। मैं कहानी का वो किरदार हूँ जिसे समझते तो सब हैं, मगर अपनाता कोई नहीं है। तल्ख मुस्कुराहट चेहरे पर सज गई। ये तुम्हारी कहानी है, तुम इसके मरकजी किरदार हो। तुम चाहो तो कहानी बदल सकती है। नहीं बदल सकता। क्या तुम बदल पाए अपनी कहानी? नहीं। क्या तुम लायला के दिल में अपने लिए मोहब्बत डाल पाए? नहीं। वो आज भी किसी और से मोहब्बत करती है। ये बात तुमने ही मुझे बताई थी। फिर तुम मुझे कैसे ये उम्मीद दिला सकते हो कि मैं अपनी कहानी बदल सकता हूँ? वो जज्बात में जो मुंह में आता गया बोल गया। अजलान साकित बैठा उसे देखता रहा था। फिर बिना कुछ कहे वो वहां से उठ खड़ा हुआ, लंबे लंबे डग भरता हुआ वो बाहर निकल गया। अजलान, अजलान! वो बस उसे आवाज देता रह गया था। उसे अपने कहे गए अल्फाज का मलाल हो रहा था। लिसा ज़ेना के घर के बाहर खड़ी थी। क्रिसमस मनाने वो स्टीफन के साथ न्यूयॉर्क गई थी। वो रात को ही वापस लौटी थी और सुबह ज़ेना से मिलने आ गई। अरे लिजा, तुम? फियोना ने दरवाज़ा खोला, फिर लिजा का खुर्सीली के साथ इस्तकबाल किया। फियोना से गले मिलने के बाद वो ऊपर वाले पोर्शन की जानिब बढ़ने लगी। ज़ेना घर पर नहीं है? फियोना की आवाज़ पर वो रुक गई। चले, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्होंने लॉन्च में लगे सोफे की जानिब इशारा किया। मुझे थोड़ी जल्दी है, असल में आज मेरा शूट है। मैं बस ज़ेना की खैरियत लेने आई थी। आपने जो बात करनी है इधर ही कर लें। ज़ेना के मुतालिक ही बात करनी है? जी बोले। उसे थोड़ी हैरत हुई। क्या बताऊँ तुम्हें लिजा, मुझे तो इस लड़की की कुछ समझ नहीं आती। पता नहीं सारा सारा दिन कहाँ गायब रहती है। वकालत तो उसने कई महीने हो गए छोड़ दी थी। अब वो क्या करती है, कहाँ जाती है, मैं नहीं जानती, और नहीं मुझे वो कुछ बताती है। वो कदरे फिक्रमंद नजर आ रही थी। तुम्हें तो वो सब बताती है ना? क्या तुम मुझे उसके मुतालिक कुछ बता सकती हो? माँ हूँ मैं उसकी, मुझे भी फिक्र है उसकी। आंटी, मैं आपकी बात समझती हूँ, बट सॉरी टू से मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वो मेरी दोस्त हैं, मुझ पर एतमाद करके वो मुझे सब बताती है। मैं बिना उसकी इजाज़त के आपको कुछ नहीं बता सकती। वो मुझे कुछ क्यों नहीं बताती? ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? क्या दूसरी शादी करना इतना बड़ा गुनाह है? ज़ैना ने तो मुझसे ऐसे रिश्ता तोड़ा है जैसे मैं उसकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। उनकी आंखें भर आई। आपका गुनाह दूसरी शादी करना नहीं है। दूसरी शादी के बाद अपनी बेटी को भूल जाना है, उसे नेग्लेक्ट करना। यह था आपका गुनाह। अगर अलेस्टियर अंकल की मौत के बाद आपको किसी सहारे की जरूरत थी, तो आप ये क्यों भूल गई कि ज़ैना को भी तो किसी की जरूरत थी ना? समझे, उसने तो अपने बाप के मरने के बाद अपनी माँ को भी खो दिया था। आपने जेम्स से शादी के बाद उसे ऊपर वाले पोर्शन में अकेले शिफ्ट कर दिया। वो कम उम्र से ही अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीख गई थी। उसका नुकसान ज्यादा बड़ा था, घाव गहरा था।
जो नासूर बनकर उसके दिल पर उतर चुका था। अब वो खुद भी चाहे तो अपना दिल आपकी जानिब से साफ नहीं कर सकती। आज लीजा वो सब कह गई थी जो ज़ेना चाहकर भी अपनी माँ से नहीं कह पाई थी। फियोना बस चुपचाप खड़ी रही। एकदम ही लीजा का फोन बजने लगा था। फोन उठाते हुए वो घर से बाहर निकल गई। लीजा के जाने के बाद वो काफी देर लाउंज में अकेली बैठी ज़ेना के मुतालिक सोचती रही। क्या वाकई उसने अपनी बेटी को खो दिया था? शाम के 5 बज रहे थे। पिछले कई घंटों से वो लायला के सिखाए गए स्टंट्स की प्रैक्टिस कर रही थी। उसके सामने लायला मौजूद थी जो कि अपना दिफा कर रही थी। हवा में हाथ चलाते हुए उसने एक टांग हवा में उछाली, फिर दूसरी टांग उठाकर कलाबाजी खाते हुए लायला को लात मारकर पीछे गिराने की कोशिश की। लायला ने उसकी टांग पकड़कर उसे दूर गिरा दिया। वो नीचे फर्श पर धड़म से जा गिरी। ऐसे तो तुम कभी भी अपने शिकार को नहीं मार सकती, वो तुम्हें यूं ही पटक कर दूर गिराएगा। ज़ेना दर्द से करा रही थी। फर्श पर कारपेट लगा हुआ था, वरना उसे काफी बुरी चोट लगती। बस अब और नहीं, मुझ में और हिम्मत नहीं है, वो फूलती हुई सांस के साथ बोली। लायला ने उसे देखकर आंखें मटकाई। अगले हफ्ते मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम क्या करोगी? हाथ बांधे वो उसके सामने खड़ी थी। ज़ेना ने उसकी जानिब देखा। शायद वो उसे सहारे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगी, ऐसा वो काफी देर से सोच रही थी। मगर लायला ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। फिर वो खुद ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अगर हम दोनों स्ट्रेटेजी बनाए तो हम इस एक हफ्ते में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या मतलब? देखो, हम गलत खेल रहे हैं। जब तुम मेरी जगह लड़ सकती हो तो मुझे लड़ाई सीखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना कि तुम्हारे जाने से पहले पहले हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। देखो, तुम जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, मैं नहीं। मैं जितनी भी कोशिश करूं, हफ्ते भर में सब नहीं सीख सकती। वक्त की कमी को देखते हुए हमें कोई नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। वो बहुत सोच सोच कर बोल रही थी। इधर बैठकर बात करो। लायला कुर्सी पर बैठी और सामने उसे बैठने का कहा। ज़ेना उसके सामने लगी कुर्सी पर जा बैठी। ज़ैन का इस्तेमाल करते हुए मुझे डीमन तक पहुंचना है, मगर इस सब के लिए जरूरी है कि वो मेरी बात सुने, और ऐसा मुमकिन नहीं। हमें देखकर वो किसी जंगली कुत्ते की तरह वार करता है। वो कहे बिना ना रह सकी। यही तो मसला है, हमें कुछ ऐसा करना है कि वो हमारी बात सुने। वो गहरी सोच में डूबी। एकदम उसका चेहरा खिल उठा, आंखें चमकने लगी। तुमने कहा कि वो किसी जंगली कुत्ते की तरह हम पर वार करता है? हाँ तो? जंगली कुत्ते के आगे चारे के तौर पर उसकी मनपसंद हड्डी रखी जाए तो वो उसे खाने जरूर आता है। मेरे साथ सीधी बात किया करो प्लीज। साफ साफ बताओ क्या करना है। मैं ज़ैन के सामने जाऊंगी चारे के तौर पर, और तुम? वो उसे सारा मंसूबा समझा रही थी। लायला को आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात समझ आ गई। लायला की जिस्मानी ताकत और ज़ैना का दिमाग एक साथ काम कर रहा था। अब देखना यह था कि शिकारबाज अपना शिकार पकड़ पाता है या खुद ही शिकार हो जाता है। वो सुबह से ही बेचैन था। कोई उसकी वजह से दुखी हो तो उसे खुद भी अच्छा नहीं लगता था। असलान को उसकी बात बुरी लगी थी। वो बेचारा तो हमेशा ही उसे खुश रखने की कोशिश करता था। वो उसका मुखलिस दोस्त था और बदले में वो हमेशा ही उससे उखड़ा उखड़ा रहता था। और आज तो उसकी वजह से असलान को काफी दुख पहुंचा था। शाम के 5 बजते ही उसने लाइब्रेरी बंद कर दी। फिर उसने असलान की जानिब जाकर उसे मनाने का फैसला किया। मगर क्या ऐसे ही खाली हाथ जाकर मनाया जाता है? वो पहले शॉपिंग मॉल गया, जल्दी से उसके लिए गिफ्ट लिया। तकरीबन 6 बजे वो असलान के फ्लैट के बाहर खड़ा था। उसने फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। तीसरी दस्तक पर दरवाजा खोल दिया गया। तुम यहाँ? असलान चौंक कर उसे देखने लगा। पहली बार वो उसके फ्लैट पर आया था। उसने यज़ीन को अंदर चलने का इशारा किया। फ्लैट 2 कमरों में मुश्तमिल था। यहाँ का एक एक कोना चमक रहा था। असलान साफ सुथराई के मामले में काफी सख्त था। उसे बिखरी हुई चीजें पसंद नहीं थी। वो उसे सीधा अपने कमरे में ले गया। कमरे का एक कोना खिलौने से भरा हुआ था। यज़ीन उन्हें देखकर मुस्कुराया। फिर असलान ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो बेड पर आकर बैठा। मैं तुमसे माफी मांगने आया था। सुबह जो कुछ मैंने बोला, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। वो शर्मिंदा होते हुए असलान के जानिब देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और मुझे काफी अफसोस है इस चीज का। आई एम रियली सॉरी। वो इधर उधर देखते हुए संजीदगी के साथ कह रहा था। अपनी बात मुकम्मल करके उसने असलान की जानिब देखा। उसके देखते ही असलान का एक जोरदार कहका कमरे में गूंजा था। वो पागलों की तरह हंसने लगा तो हंसता ही चला गया। यज़ीन को उस लड़के की समझ नहीं आती थी, कहीं वो वाकई पागल तो नहीं था। अरे इतनी सी बात पर कौन दिल दुखी करके बैठ जाता है। मेरा मूड तो अगले ही घंटे लायला का थप्पड़ खाकर ठीक भी हो गया था। मैं तो भूल भी गया कि सुबह कोई बात भी हुई थी। वो कैसे इतना पुरसुकून और खुश रहता था। यज़ीन को जिंदगी में पहली बार किसी पर शक हुआ था। तुम वाकई इतने अच्छे हो या बस बनते हो? मतलब कोई इतना खुश कैसे रह सकता है? मैं कोई अच्छा नहीं हूँ, बस मैं छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाता।
बातें दिल पर लगाने से हम इंसान खुद को खुद ही उदास कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इंसान को एक पुरसकून और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए दरगुजर करना सीख लेना चाहिए। जिसने जो किया उसे जाने दो, बस अपने बारे में सोचो, जिंदगी को एंजॉय करो, खुश रहो। कल को क्या पता हम हो ना हो, इसलिए जो लम्हा हमारे पास है हमें उसे खुलकर जीना चाहिए। यज़ेन उसकी बात से काफी मुतासिर हुआ। कभी कभी वो भी समझदारी की बात कर लेता था। खैर, इस शॉपिंग बैग में क्या है? यज़ेन के हाथ में पकड़े बैग को देखकर बोला। यज़ेन ने शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाया। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, सोचा था अगर तुम सॉरी से न माने तो इसे देखकर तो मान ही जाओगे। असलान ने झट से शॉपिंग बैग अपने हाथ में थामा, फिर उसे खोलकर देखने लगा। अंदर मौजूद मिनी डोरेमोन को देखकर वो बच्चों की तरह खिलखिला उठा था। उसे ऐसे तोहफे बेहद पसंद थे। ये तुम मेरे लिए लाए हो? वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसे बच्चों की तरह हंसते हुए देखकर यज़ेन भी मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि असलान को डोरेमोन बहुत पसंद है। वो अब तक डोरेमोन देखता था। आई लव यू, वो खुशी से उछलते हुए बोला, फिर झट से यज़ेन को पीछे से गले लगा लिया। हटो पीछे। उसे असलान का यूं अपने साथ चिपकना सख्त नापसंद था। अरे क्यूटी, तुम इतने प्यारे हो, कुचू मुचू। वो यज़ेन के गाल पकड़कर उन्हें हिलाने लगा। यज़ेन ने उसे खुद से अलग किया, फिर एक नागवार निगाह उस पर डाली। तुम ज्यादा फ्री नहीं हो गए? अच्छा भाई, भूल गया था मेरी नाजुक कली। न्यू ईयर पार्टी पर जा रहे हो तुम? हाँ, और तुम? पक्का नहीं है यार, क्योंकि अगली सुबह को हमारी फ्लाइट होगी पाकिस्तान की, तो शायद मैं और लाला ना आए। ओह हाँ, तुम तो पाकिस्तान वापस जा रहे हो। वो बात करते करते अफसरदा हो गया था। जिंदगी में पहली बार ज़ैना के अलावा उसका कोई दोस्त बना था। जाहिर है उसे उसका पाकिस्तान जाना बुरा लग रहा था। तुम मुझे मिस करोगे ना? नहीं, मैं क्यों मिस करूंगा? मैं तो शुक्र मनाऊंगा कि मेरी जान छुट रही है। एक बार फिर मैं आराम से बिना किसी शोर शराबे के रह सकूंगा। उसकी आंखें उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। अब इतना भी तंग नहीं करता मैं, वो मुंह बनाते हुए बोला। अच्छा अच्छा, मुंह नहीं बनाओ, ये बताओ पाकिस्तान वापस जाकर क्या क्या करोगे? और फिर असलान बोलना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। ये ज़ैन को ये सवाल करना अपनी सबसे बड़ी गलती लगी थी। सियाह बादल जोर जोर से गरज रहे थे। आसमान पर थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमक रही थी। ठंडी हवाएं हर शे को अपने साथ उड़ा ले जाने की कोशिशों में मसरूफ थी। तूफान आने के आसार थे। एडनब्रा रात के 10 बजे वीरान पड़ा था। वह अकेले ही कैफे से बाहर निकली। मंसूबे के मुताबिक उसे अकेले ही जाना था। ढीली ढीली चाल चलते हुए वह वीरान सड़क पर वॉक करने लगी। चलते चलते वह आबादी से काफी दूर आ गई थी। सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी, जिसकी एक जानिब जंगल था। जीना की टांगें शरीर दर्द से चूर हो रही थी। उससे मजीद चला नहीं जा रहा था। वो अब तक उसके पीछे आया क्यों नहीं? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो एकदम उसके सामने नमूदार हुआ। सिया चौके का हुड सर पर डाल रखा था। सिया मास्क में ढका चेहरा किसी अंधेरी खाई का हिस्सा लगता था। अपने आप में मगन चलती ज़ैना के कदम थम गए। चेहरे पर घबराहट फैल गई। मुझे लगता है कि हमें एक बार बैठकर बात करनी चाहिए, वो हिम्मत करते हुए जोर से बोली थी। वो वाकई इतनी बेखौफ थी या बस बन रही थी? वो समझ ना पाया। उसने ज़ैना की जानिब कदम बढ़ाए। मुझसे दूर रहो। वो घबराते हुए पीछे हटने लगी, फिर अचानक लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर जा गिरी। ज़ैन के बढ़ते कदम उसके दिल की धड़कन बढ़ाने लगे। क्या वो उसे मार देगा? नहीं, अभी वो मरना नहीं चाहती। उसने अपने चौके से एक चाकू निकाला। ज़ैना को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। हवा में चाकू उछालते हुए उसके बढ़ते कदम थम गए। उसने मुड़कर पीछे देखा। आंखें बेयकीनी के आलम में फटी की फटी रह गई। उसके पीछे लायला मौजूद थी, जिसने उसके जानिब गन तान रखी थी। वो बिल्ली की तरह धीमी चाल चलती बेआवाज कदम बढ़ाती उसके पीछे पीछे आ रही थी, और उसे खबर तक न हुई। उसने वापस अपने आगे देखा तो ज़ैना वहां से गायब थी। ये बस एक जाल था। वो बारी बारी दोनों जानिब देखने लगा। तो अब बैठकर बात करें, उसने गन लोड करते हुए बोला। ज़ैन ने उसकी जानिब कदम बढ़ाने की कोशिश की। वहीं पर रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगी। लायला की आवाज पर उसके बढ़ते कदम रुक गए। देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, और मैं भी जानती हूँ तुम मुझे भी मारना नहीं चाहते। हमें एक दफा बात करनी चाहिए। ज़ैन ने आबरू उस्काते हुए बेनियाजी से मुड़कर देखा। उसके सामने ज़ैना मौजूद थी। उसने भी हाथ में गन तान रखी थी। वो दोनों जानिब से फंस चुका था। निचला होंठ दांतों में दबाते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने कंधे ढीले छोड़ दिए। वो दोनों क्या समझ रही थी कि वो ज़ैन को ट्रैप कर लेंगी? वो फिर मुस्कुराया। क्या ज़ैन को ट्रैप करना इतना आसान था? हम एक डील कर सकते हैं। वो आराम से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने एक नज़र लायला को देखा, जो काफी मजबूती के साथ गन थामे खड़ी थी।
उसकी आंखों में कोई डर, कोई खौफ नहीं था। फिर उसने ज़ेना की जानिब देखा, जिसके हाथ कँप-कँपा रहे थे, आंखों में बेचैनी थी। उनके प्लान की कमज़ोर कड़ी ज़ेना थी, वो पल भर में समझ चुका था। अज़लान के साथ 2 घंटे गुजारने के बाद वो उसके फ्लैट से बाहर निकलता दिखाई दिया। उसके साथ वक्त गुजारकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। राहदारी के आखिर पर पहुंचकर उसने लिफ्ट का बटन दबाया। चंद लम्हों बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर था। इर्द गिर्द लोग आ जा रहे थे। वो नजरें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। एक अधेड़ उम्र आदमी फोन कान से लगाए बेध्यानी में चला आ रहा था। स्याह कोट पहने, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगा रखे थे। वो फोन पर इस कदर मसरूफ था कि उसने सामने से आते यासीन को देखा ही नहीं। उन दोनों की टक्कर हुई और वो दोनों नीचे जा गिरे। हाथ में पकड़ी फाइल दूर जा गिरी। यासीन अपने कपड़े झाड़ते हुए जल्दी से उठ खड़ा हुआ। फिर उस आदमी को सहारा देने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया। माफ कीजिएगा, गलती मेरी है, मुझे देख कर चलना चाहिए था। वो उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था, मगर वो उम्र में काफी बड़ा था, इसीलिए उसने खुद ही माफी मांग ली। आदमी ने अपना चेहरा उठाया। कोट पर लगा शनाख्ती बैज पर एवन फिनले लिखा हुआ था और उसका चेहरा देखकर यासीन को जैसे करंट लगा। उसने अपना हाथ पीछे बढ़ाया और फौरन पलट गया। अभी उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एवन बोल पड़ा, रुको। यासीन के कदम थम गए। क्या उन्होंने उसे पहचान लिया है? तुम यासीन हो ना, जॉर्डन के सौतेले बेटे? आगे उन्होंने क्या कहा वो बिना कुछ सुने वहां से भागा। यासीन एक लम्हे को भी वहां ना रुका था। रुको यासीन, मेरी बात सुनो। इवन पीछे से बस चिल्लाता रह गया। माजी क्यों बार बार उसके सामने आ जाता था। वो सब चीजों से जितना भी दूर भाग ले, कहीं ना कहीं आकर वो चीजें उससे टकरा जाती थीं। वो भीगती आंखों के साथ अपने घर में दाखिल हुआ। खुशी पर उसका हक नहीं था, वो चाहे जो भी मर्जी कर ले, गम उसका मुकद्दर था। वो लाउंज के सोफे पर गैर आरामदेह से बैठा था। कुछ मनाजिर उसकी आंखों के आगे गर्दिश करने लगे। हर सिमत आग लगी हुई थी। उसकी कमर आग में झुलस रही थी। उसने अपना स्वेटर उतार दिया। नीचे पहनी शर्ट के पहले 3 बटन खोले। आग ने हर शय को अपनी लपेट में लिया था। उसे एकदम शदीद गर्मी लगने लगी, यूं कि उसका चेहरा पसीने से शराबोर हो गया। उसने जल्दी जल्दी शर्ट उतार कर दूर फेंकी। अब किसी के चीखने की आवाज़ें कानों में गूंजने लगी। उसने झट से अपने कानों पर जोर से हाथ रखा। फिर अपना सर टांगों के बीच फंसाते हुए वो झुका। उसकी कमर पर जलने का निशान नुमाया हुआ। मजीद कई जख्मों के निशानात वाजे थे। वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ चिल्लाया था, क्या तुम एक बार मेरी बात सुनोगे? उसने बहुत सा थूक निकला, फिर सवाल किया। ज़िया ने अस्पात में सर हिलाते हुए ज़ैना की जानिब कदम बढ़ाए। वो अब उसके बेहद करीब खड़ा था। ज़ैना ने नजर उठाकर उसे देखा। अंधेरे में डूबा चेहरा। वो एक कदम आगे आई, गन नीचे की, और यही वो लम्हा था जहां उसने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की थी। ज़ियान ने झट से उसका हाथ थामकर गन छीनना चाही। वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ये सब इतना अचानक हुआ कि वो दोनों कुछ समझ ना पाई। ज़ियान उन दोनों का बेवकूफ़ बना चुका था। उसने ज़ैना के दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लेना चाहे। छोड़ो मुझे, छोड़ो! वो चिल्ला रही थी। ज़ैन उसे अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। वो कभी उसे मुक्के मारती, कभी धक्का देती, लेकिन ज़ैन पर कुछ असर नहीं कर रहा था। चंद मुसाफत पर खड़ी लैला ये सब देख रही थी। वो काफी देर से ज़ैन का निशाना लेने की कोशिश कर रही थी, मगर वो दोनों इतना हिल रहे थे कि निशाना बार बार छूट रहा था। उसने ज़ैना के मुंह पर अपना हाथ रखा। उसका दम घुटने लगा। फिर अपने दूसरे हाथ से ज़ैना के गिर्द जंजीर बनाई। आखिरकार वो उसे अपने काबू में कर चुका था। ज़ैना के कंधे ज़ैन के सीने से जा लगे। वो दोनों एक लम्हे को रुके। लैला को ज़ैन का निशाना मिल चुका था। ज़ैन ज़ीना के कान के करीब झुका। एज आई हैड टोल्ड यू, आई विल फाइंड यू। जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसने ज़ैना के कान में सरगोशी की। वही अजीबोगरीब वहशतनाक आवाज। ज़ैना को लगा कि इस लम्हे वो हार गई है। नहीं, वो अभी नहीं हार सकती। उसे कोई ना कोई रास्ता बनाना होगा। लायला ने ज़ैन के कमर का निशाना लेते हुए ट्रिगर दबा दिया। ज़ैना ने एकदम ही लायला की जानिब देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लम्हे भर को सब कुछ रुक गया, ऐसे जैसे सब स्लो मोशन में चल रहा था। ज़ैना ने ज़ैन के टांगों के बीच जोरदार लात मारी थी और दर्द से कराहते हुए पीछे हटा। ज़ैना आगे को जा गिरी। हवा में उड़ती गोली बरक रफ्तारी के साथ सबकी नजरों से ओझल हो गई। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। लायला ने गन पर साइलेंसर लगाया था। फिर पुलिस कैसे? शायद वो इस सड़क के दौरे पर निकले थे। बहुत जल्द उनकी गाड़ियां यहाँ से गुजरने वाली थीं। ज़ैन जल्दी से सड़क के दाएं जानिब दरख्तों में गायब हुआ। लायला फौरन ज़ैना की तरफ बढ़ी। ज़ैना संभलते हुए उठ खड़ी हुई थी। फिर दोनों बिना इधर उधर देखे सड़क के किनारे पर भागने लगी। सड़क के किनारे गुप्त अंधेरे में डूबी हुई पतली सी गली में घुसते ही वो दोनों ऐसे गायब हुई कि पुलिस को भनक भी न पड़ी कि यहाँ कोई मौजूद भी था।
तंग गली आगे जाकर आबादी में खुलती थी। वो इस इलाके में घूमती फिरती लायला की फ्लैट तक पहुंच चुकी थी। ज़ैना इतना पहली बार भागी थी, लिहाजा वो 4 गिलास पानी के पी चुकी थी, मगर अभी भी उसे सांस चढ़ा हुआ था। दूसरी जानिब लायला पुरसुकून सा बैठी थी। वो इस सब की आदी थी। तुम्हें मैंने कहा था ना कि गन मत चलाना। सांस बहाल करते हुए वो सख्ती से बोली थी। तुम्हारे हुक्म की पाबंद नहीं हूं मैं। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। वो शुरू से ही अपनी मर्जी की मालिक थी। किसी की बातें सुनना उसने कभी सीखा ही नहीं था। तुम इतनी जज्बाती क्यों हो? अगर उसे गोली लग जाती तो जानती हो क्या होता? कमर पर गोली लगने से वो मर नहीं जाता। हाँ, मगर जख्मी हो जाता, और सबसे पहले ये बात डीमन को पता चलती। फिर ज़ैन की जगह न जाने कितने लोग हमारे पीछे लग जाते हैं। हम ज़ैन के होते हुए बाकी लोगों से महफूज हैं। हाँ, मगर इससे महफूज नहीं है। वो हकीकत बता रही थी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम उससे आराम से बात करोगी और वो तुम्हारी बात समझ जाएगा? अपनी इस ख्याली दुनिया से निकल आओ। जितना तुम चालाक बनती हो ना, इतनी हो नहीं। वो हर बात साफ मुंह पर कहने की आदी थी। हाँ, गलती हो गई मुझसे उसे समझने में, मगर इसे मेरी बात सुननी होगी। मैंने प्यार से बात करके देख लिया, अब मैं अपना तरीका आजमाऊंगी। वो गुस्से में दबा दबा चिल्लाई थी। बनाओ फिर कोई और ख्याली पुलाव, क्योंकि वो चमगादड़ तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। वो तंज भरी निगाह उस पर डालते हुए उठी और वॉशरूम की जानी बढ़ी। ज़ैना तिल मिलाते हुए उसे देखने लगी। सुबह का सूरज एडिनबरा की सड़कों पर मीठी मीठी किरणें बिखेरे हुए था। सूरज के गिर्द घूमते बादल बार बार उसकी रोशनी को जमीन तक पहुंचने में मुश्किल हायल कर रहे थे। वो काउंटर के बाहर खड़े यासीन का इंतजार कर रही थी। सिया ढीले ट्राउजर के ऊपर सुरमई स्वेटर पहन रखा था। बाल हमेशा की तरह खुले छोड़े हुए थे। लूना सामने मेज पर लेटी सो रही थी। हेलो। हेलो का जवाब देते हुए वो पीछे पलटी। उसके सामने अजलान खड़ा था। कैसा जा रहा है सब? हाँ, सब ठीक जा रहा है। तुम बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। वो दोनों आपस में बातें करने में मगन हो गए। यासीन नीचे गोदाम से वापस आ चुका था। वो काउंटर की पिछली जानी मौजूद रैक के पीछे बैठा कार्टन से किताबें निकालने में मसरूफ था। ज़ैना और असलान की आवाज़ पर वो रुका। उसने उन दोनों के पास जाने का इरादा किया, मगर फिर अपना नाम सुनकर वो वहीं बैठ गया। यासीन के साथ सब सही जा रहा है? हाँ, वो तो मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया है। अब हम काफ़ी घुल मिल गए हैं, और अब तो वो मुझसे सब बातें शेयर भी कर लेता है। वो असलान की बात पर मुस्कुराया। वाकई में वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया असलान। तुमने मेरे कहने पर यासीन से दोस्ती की, इसके लिए वक्त निकाला, उसे हंसने बोलने पर मजबूर किया। पहले की निस्बत वाकई उसमें बेहतरी आई है, और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। अब तुम पाकिस्तान जा रहे हो तो मुझे यही डर है कि यासीन दोबारा से पहले जैसा ना हो जाए। अरे, तुमने मेरी इतनी मदद की है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। और तुमने तो इतनी छोटी सी फेवर मांगी थी, बस कुछ अरसे के लिए यासीन के साथ दोस्तों की तरह बर्ताव करना था। ये तो बहुत आसान था। मैं तो वैसे ही सबसे फ्रैंक होकर बात करता हूँ। आधे लोगों को तो यही लगता है कि मैं उनका दोस्त हूँ, जबकि असल में मैं उन्हें दोस्त नहीं मानता। वो एकदम पीछे हटा, निगाहें गहरे शौक के मारे खुली की खुली रह गई। तो वो सब झूठ था? तो असलान बस ज़ैना के लिए वो सब कर रहा था? आंखों में तकलीफ उतरी। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। आगे क्या गुफ्तगू हुई वो सुन ही नहीं पाया। यासीन को अपना दिल जोर से डूबता महसूस हुआ। उसे लगा कि वो गहरे समुद्र के बोझ से ले दब चुका है। अब वो कई अरसे तक साहिल तक नहीं पहुंच सकेगा। पहुंच भी गया तो उसे समंदर से बाहर निकालने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। हर बार वो खोखले और झूठे रिश्तों के बीच क्यों फंस जाता है? शायद वो मोहब्बत, दोस्ती, अपनायत और हमदर्दी के काबिल ही नहीं था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ गोदाम के अंदर वापस चला गया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो एक बार फिर अकेला रह गया था, मगर ये कोई नई बात नहीं थी। वो इस सब का आदी था। फिर ना जाने क्यों आज तकलीफ ज़्यादा हो रही थी। मगर सच कहूँ तो यासीन से दोस्ती मैंने दिल से की है। अब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा और यासीन के साथ राब्ते में भी रहूँगा। दिल से दोस्ती की है, अब निभाना तो पड़ेगी ना। चलो, ये तो अच्छी बात है। मैं भी कोशिश करूंगी कि अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल करके यासीन पर तवज्जो दूं। हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। एक बात कहूँ? ज़ैना ने इस्बात में सर हिलाया। यासीन को कभी मत छोड़ना। कभी नहीं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। वो मेरी ज़िंदगी का कुल असासा है। उसकी बात सुनकर असलान हल्का सा मुस्कुराया। तो क्या वो भी उसे पसंद करती थी? वो खुलकर मुस्कुराया। ज़ैना का फ़ोन बजने लगा। कॉल उठाते हुए वो वहाँ से जा चुकी थी। कितने अजीब हैं दोनों, पसंद भी करते हैं एक दूसरे को और कहते भी नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। वो यासीन को जब ये बात बताएगा तो वो कितना खुश होगा। हाँ जी लूना मैम, आपकी नींद पूरी हो गई? वो लूना को जमाई लेते हुए देख कर बोला था। लूना ने इर्द गिर्द देखा, यासीन यहाँ नहीं था। वो म्याऊं म्याऊं करके शोर मचाने लगी। वो यासीन के बगैर एक लम्हा नहीं रहती थी। इर्द गिर्द बैठे लोग
डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए असलान उसे गोद में उठाकर चुप करवाने की कोशिश करने लगा। लाउंज में भारी भारी कदमों की चाप गूंजी। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसने एक नजर घुमाकर ऊपर देखा। येसेन के कमरे का दरवाजा बंद था। फिर वो सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में दाखिल हुआ। तहखाना मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। वस्त में रखे मेज पर हाथ जमाए वो सामने दीवार की जानिब देख रहा था। दीवार पर लगी उसकी तस्वीर देखकर जियान एकदम गुस्से में आ गया। आंखें शदीद सुर्ख हो रही थी, माथे की रगें फूल गई थी, चेहरे पर जुनून तारी था। जैना येसेन की मजीद करीब होती जा रही थी। वो पहले भी उसके बेहद करीब थी, लेकिन पहले उसे इस बात की परवाह नहीं थी। मगर अब जबकि येसेन उसका जिक्र जैना के सामने कर चुका था, तो जैना उसे खतरे की अलामत लगने लगी थी। अगर जैना के कहने पर येसेन ने उसके बारे में मजीद तलाश शुरू कर दी और जैना को सब बता दिया, यही बात थी जो उसे परेशान कुन लगी। उसे जैना और येसेन का साथ खटक रहा था। वो लड़की उसके लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती थी। आखिर कब तक बचोगी तुम? वो चिल्लाया। तुमने जैन को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, खुद को चारे की तरह मेरे सामने पेश करके पीछे से हमला करना चाहा। उसने हाथ में चाकू उठाया, फिर सामने लगी तस्वीर का निशाना देने लगा। इतने दिनों से वो कोई कत्ल नहीं कर पा रहा था। जैना ने उसे इस कदर उलझा दिया था और यही बात उसे मजीद गुस्सा दिलाने लगी। अब की बार तुम नहीं बचोगी। मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने चाकू फेंका तो सामने तस्वीर पर जा लगा। मेज पर रखा हुआ उसका फोन बजने लगा। कॉल उठाते हुए उसने फोन कान से लगाया। क्या खबर है विलियम? जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब तुम्हारी तरफ हो रहे हैं। दूसरी जानिब से जवाब आया। वो खुलकर मुस्कुराया, आंखें चमक उठी। अब सबका यही सोचना है कि डीमन बूढ़ा हो रहा है, उन्हें किसी नए बॉस की जरूरत है। बहुत खूब, बस उनके दिमाग में ये बात डालते रहो। उन्हें इतना मजबूर कर दो कि वो डीमन को खुद हटाने की बात करें। वो बड़ी चालाकी के साथ अपनी चाल चल रहा था। 3 दिन यूं ही वक्त के साथ गुजर गए। दिसंबर का महीना खत्म होने वाला था और कल रात से नए साल के आगाज होने वाला था। येज़े ने पिछले 3 दिन से लाइब्रेरी नहीं खोली थी। वो अपने आप को घर में बंद कर चुका था। काफी अरसे से सोशल होने के बाद अब उसे कुछ वक्त अकेले बिताना था। असलान 3 दिन से उसे कॉल मैसेज कर रहा था, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर असलान भी पाकिस्तान वापस जाने की शॉपिंग में मसरूफ हो गया। दूसरी जानिब जैना बुरी तरह फंस चुकी थी। लायला परसों सुबह वापस जा रही थी। उसके बाद वो क्या करेगी? सब प्लान के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा था? अगर लायला के जाने से पहले पहले वो कुछ ना कर पाई तो जैन बड़ी आसानी से उसे पकड़कर डीमन के सामने पेश कर देगा। हर चीज उसके खिलाफ जा रही थी, मगर वो कोई रास्ता जरूर निकाल देगी। तुम ठीक हो? काफी चुप चुप लग रहे हो। वो इस वक्त यज़ेन के घर मौजूद थी। दोनों बैकयार्ड में कुर्सियां बिछाए एक साथ बैठे कॉफी पीने में मसरूफ थे। हाँ ठीक हूँ मैं। सर हिलाते हुए वो साफ झूठ बोल रहा था। उसने गले में सुर्ख मफलर ओढ़ रखा था। मैं नहीं मानती, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। तुम्हें पता तो है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। बस वैसे ही काफी दिन इतने ज्यादा सोशल होने की वजह से एनर्जी ड्रेन हो गई है। कुछ दिन खुद को आइसोलेट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फीकी सी मुस्कुराहट से जाए वो कह रहा था। ज़ैना ने एक नजर उसकी बुरी आंखों को गौर से देखा। अब भी झूठ, वो अब भी झूठ बोल रहा था। कल तुम आ रहे हो ना न्यू ईयर पार्टी में? उसने बड़ी आस के साथ पूछा। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें आना होगा। मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम आओगे ना? उसने एक बार फिर बड़े प्यार से पूछा। येज़ेन ने एक नजर उसकी आंखों में देखा और फिर वो इनकार नहीं कर पाया। उसने इस बात में सर हिला दिया। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहा था, सुरमई सूट पहने पुरवकार चाल चलते हुए वो बिल्डिंग से बाहर निकला। ड्राइवर ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। अचानक उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नंबर देखते हुए उसने गाड़ी से 2 कदम दूर बढ़ाए, फिर इर्द गिर्द देखते हुए बड़ी एहतियात के साथ फोन उठाया। मैंने कितनी बार बोला है दिन के वक्त मुझे कॉल ना किया करो। वो गुस्से से दबा दबा चिल्लाया। बॉस, बात बहुत अहम थी। ब्लेयर इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए आहिस्ता से बोला। इस वक्त वो मैन हॉल में मौजूद था। लैंडलाइन का रिसीवर कान से लगाया हुआ था। दिन के वक्त यहाँ हर कोई सो रहा होता था, इसीलिए उसने अभी कॉल की थी। कौन बोल रहा है? वो आवाज पहचान नहीं पाया। मैं ब्लेयर बात कर रहा हूँ बॉस, आपको एक अहम बात बतानी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो थोड़ा जल्दी में था। यहाँ आपके खिलाफ प्लानिंग हो रही है, आपको हटाने की बातें हो रही हैं। एकदम डीमन के चेहरे पर सख्ती छा गई। उसने गुस्से के मारे अपने दांत पीछे। क्या बकवास है ये? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, विलियम सब लोगों के दिमाग में ये बातें डाल रहा है और आप जानते हैं कि वो किसके कहने पर ऐसा कर रहा है। किसके कहने पर? वो उसकी बात समझ न पाया। ज़ियान, उसके सिवा ऐसा कौन कर सकता है?
वो आपको हटाकर खुद आपकी जगह आना चाहता है। उसे झटका लगा, आंखें शौक के मारे फटी की फटी रह गई। वो लड़का जिसे उसने विलमोर्थ में सबसे ज्यादा आजादी दी थी, वही उसे धोखा दे रहा था। इस धंधे में कोई किसी का सगा नहीं होता, फिर दुख किस बात का था? किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मेरी जगह से हटा सके। मैं वापस आकर एक एक को देख लूंगा। गुस्से में बोलते हुए उसने फोन काट दिया। ब्लेयर अपनी चाल चल चुका था। अब ज़ियान को मरने से कोई नहीं बचा सकता था। तुम मुझे धोखा दोगे ज़ियान? ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। ज़ेना के विलमोर्थ पहुंचते ही तुम्हारा खेल खत्म। वो ऐसे कैसे सब कुछ अपने हाथ से निकलते देख सकता था? वो ज़ियान को इतनी दर्दनाक मौत देगा कि आइंदा कभी कोई मंसूबा बनाने से पहले 1000 बार सोचेगा। 31 दिसंबर 2025 9 PM। रात के अंधेरे में चांद आसमान पर चमक रहा था। सितारे झिलमिला रहे थे। हर सू खुशी का समा था। नए साल आने की खुशी में हर कोई अपने मुताबिक इस रात को मनाने में मसरूफ था। वो सिया ड्रेस पैंट के ऊपर सिया ड्रेस शर्ट पहने हुए था। शर्ट के ऊपर पहने सिया कोट के सारे बटन खुले हुए थे। बाल हमेशा की तरह माथे पे बिखरे थे। आंखों पर लगाए हुए ऐनक को दुरुस्त करते हुए वो खुद को शीशे में देखने लगा। उसने जिंदगी में पहली बार पैंट कोट पहना था, मगर वो इस सूट में बेहद हैंडसम लग रहा था। शर्ट के पहले 2 बटन खुले होने के बाद उसका कुशादा सीना नुमाया हो रहा था। सिया सूट जैसे उसके वजूद से हम आहंग हो गया था। उसके घर की घंटी बजी। वो जल्दी जल्दी घड़ी पहनते हुए चलते चलते जूते पहनने लगा। शायद ज़ेना पहुंच चुकी थी। उसने कहा था कि वो दोनों साथ जाएंगे। घर का दरवाजा खुलते ही उसके कदम थम गए थे। सामने सिया ड्रेस पैंट और सफेद ड्रेस शर्ट पहने असलैन दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने कोट कंधे की एक जानिब गिरा रखा था। ईज़ेन ने उसे देखते ही दरवाजा बंद कर दिया, फिर वापस मुड़कर लॉन्च की जानिब कदम बढ़ाए। दरवाजा बंद होने से पहले ही असलैन दरवाजे को थाम चुका था। वो जल्दी जल्दी ईज़ेन के पीछे लपका। ये तुम किधर गायब हो 3 दिन से? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। मतलब मैं राब्ता ना करूं तो तुम भी मुझे भूल जाओगे? ईज़ेन जवाब में कुछ भी ना बोला। वो खामोशी के साथ खड़ा था। असलान ने एक नज़र उसे देखा। वो थोड़ा खफा खफा लग रहा था। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी ज़ेना के साथ लॉन्ग ड्राइव की प्लानिंग खराब हो गई। मगर ज़ेना लिज़ा के साथ पार्लर से सीधा कैसल चली गई थी। फिर उसने मुझे कॉल की कि मैं तुम्हें जबरदस्ती उधर लेकर आऊं। हाथ बांधकर वो वहीं खड़े खड़े बोला था। ईज़ेन अपना मुंह मोड़ते हुए सोफे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अब असलान उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। चलो अब जल्दी, मुझे लाइला को भी पिक करना है। चले जाओ यहाँ से, बेरुखी के साथ उसने आहिस्ता से बोला। क्या कहा तुमने? वो सही से समझ ना पाया और ईज़ेन के चेहरे पर तकलीफ उतरी। चले जाओ यहाँ से और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भीगती आंखों में जलन होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हुआ है ईज़ेन? तुम मुझसे मुझसे नाराज हो? उसके चेहरे का रंग फक से उड़ चुका था। आंखों में बेयकीनी फैली हुई थी। ईज़ेन बताओ कि क्या हुआ है? कोई बात हुई है तो मुझे बताओ यार। हम दोनों तो दोस्त हैं ना? हमने इतना बेहतरीन वक्त एक साथ गुजारा है, तुम ऐसे कैसे? वह हैरत के मारे ईज़ेन की पुश्त देखने लगा। ईज़ेन के इस एक जुमले ने असलान को बेहद तकलीफ पहुंचाई थी। वो जरूर कोई मजाक कर रहा होगा। ऐसे कैसे बिना बात के वो उसे जाने का कह सकता है? हम दोस्त नहीं हैं। उसने दिल पर पत्थर रखते हुए ये अल्फाज अदा किए। हाथ लाशौरी तौर पर कपकपाने लगे थे। वो सिर्फ खुद को तकलीफ दे रहा था। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अभी क्या कहा है? उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। वो अपनी जगह पर साकित खड़ा रहा। चले जाओ यहाँ से। पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ है? मेरी कोई बात बुरी लगी है? येज़ेन मुझसे बात करो प्लीज, मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। वो मिन्नत भरे लहजे में बोला। शायद उसकी कोई बात येज़ेन को बुरी लग गई थी। वो माफी मांगकर सब हल कर लेगा। वो रिश्तों को अना पर तरजीह देता था। एक माफी मांगने से अगर सब सही हो सकता है तो वो माफी भी मांग लेगा। सच ये है कि हम दोनों कभी दोस्त थे ही नहीं। हमने जो भी वक्त एक साथ गुजारा वो एक झूठ था। ना तुम कभी मेरे दोस्त थे और ना कभी मेरे दोस्त बन सकते हो। सर्द मेहरी के साथ तमाम लफ्ज अदा किए गए थे। वो मुंह मोड़े बिना आवाज के रो रहा था। असलान के कदम लड़खड़ाए। पल भर में उसने कैसे बोल दिया कि सब झूठ था। हाँ, वो बस उसका दोस्त था, मगर दोस्ती तो हर रिश्ते से बढ़कर होती है ना। दोस्ती तो सबसे खालिस और सबसे सच्चा रिश्ता होती है ना। उसने तो अपनी जानिब से पूरे दिल के साथ दोस्ती निभाई थी। बदले में उसे क्या मिला? मत करो ईज़ेन, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। लहजे में तकलीफ वाज़ेह थी। तुम यहाँ से जा सकते हो। मजीद उससे कुछ बोला ना गया। उसे लगा कि वो एक पल भी यूं खड़ा रहा तो जमीन फट जाएगी और वो उसमें धंस जाएगा। असलान ने एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया।
हाथ आगे बढ़ाकर उसके कंधे को थामना चाहा, फिर वो रुक गया। येजिन को किसी का हाथ लगाना पसंद नहीं था। वो यही सोचते हुए वापस मुड़ गया। 3 कदम आगे बढ़ाकर वो एक बार फिर रुका। मुड़कर येजिन की तरफ देखा। वो अब भी मुंह मोड़े अपनी जगह पर खड़ा था। मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूँ। वादा करता हूँ कि अगर कभी एडिनबरा वापस आया तो तुमसे नहीं मिलूंगा। वो भीगी पलकों के साथ रुहासी आवाज में बोला। चेहरा दर्द से चूर था। येजिन ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो इसी सब का हकदार था। चंद लम्हों के बाद दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज उसके कानों में पड़ी। फिर उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो हिम्मत हारते हुए फर्श पर गिरा। तो आखिर में यही मेरी सजा है, तन्हाई। मुझ जैसा इंसान यही डिजर्व करता है। वो दबी दबी आवाज के साथ रोने लगा। दूसरी जानिब अजलान गाड़ी में बैठा स्टीयरिंग को नम आंखों के साथ घूर रहा था। मुखलिसी के साथ हर रिश्ता निभाने के बावजूद भी वह हमेशा खाली हाथ रह जाता था। उसका दिल साफ था, इसीलिए हर कोई बड़ी सफाई के साथ उसका दिल तोड़ता था। अब वो येज़ेन से कभी नहीं मिलेगा। रात गहरी हो गई थी। चोटी पर मौजूद एडिनबरा कैसल पर रौनक दिखाई देता था। किले के बड़े लकड़ी के दरवाजे के गिर्द मिसालें जल रही थीं। दरवाजा खुलते ही सुर्ख कालीन लंबी राहदारी में फैला हुआ था। राहदारी के आखिर में मिस्टर जैक, लिजा के डैड खड़े तमाम मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। राहदारी के दोनों जानिब कैंडल स्टैंड पर सियाह मोमबत्तियां जल रही थीं। मरकजी हॉल में बेतहाशा लोग मौजूद थे। बुलंद छतों से सियाह पर्दे लटक रहे थे। उनके बीच लटके फानुस मध्यम मध्यम रोशनी पूरे हॉल में बिखेर रहे थे। हॉल के वस्त में एक लंबी मेज सजी हुई थी, जिस पर सुर्ख चादर डाली हुई थी। चांदी के बर्तनों के बीच सुर्ख वाइन की बोतलें रखी हुई थी। मेहमान एक से एक अजीब और हसीन लिबास में मलबूस थे। कोई लंबे लंबे गाउन और प्रोम पहने हुए था, तो कोई सियाह मखमली कोट। चेहरे पर आधे आधे मास्क लगाए हुए थे, जो कि उनकी आंखों को ढके हुए थे। फिजा में अजब सी खुशबू फैली हुई थी। वो दोनों एक साथ गाड़ी से उतरी थी। सियाह प्रोम पहने लिजा के कदम अपने डैड को देखकर मजीद तेजी के साथ बढ़ने लगे। बालों को हल्के जोड़े में बांधा हुआ था, गहरा मेकअप किए, मुंह पर सियाह मोतियों से भरा हुआ मास्क लगा रखा था। वो वाकई हसीन लग रही थी। उसे देखकर स्टीफन के दिल की धड़कन रुक गई। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए जरा सा झुका, अपना हाथ लिजा के सामने पेश किया। लिजा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। फिर वो दोनों एक साथ जाकर खड़े हुए। सॉरी डैड, हम लेट हो गए। कोई बात नहीं, तैयारी में तो वक्त लग ही जाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए लिजा को तसल्ली दी। आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। स्टीफन ने उसके कान में सरगोशी की। लिजा के रुखसार गुलाबी पड़ गए। मैं तो रोज ही लगती हूँ, वो गर्दन अकड़ा कर बोली। नहीं, आज तुम ज्यादा हसीन लग रही हो। उसकी नजरें लिजा से हट ही नहीं रही थी। हेलो जैक अंकल। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर उनके करीब पहुंच चुकी थी। हाय जैना, खुशदिली के साथ जवाब दिया गया। गहरे सुर्ख और सियाही माइल सुर्ख रंग का शाहना और नफीस गोथक तर्ज का गाउन, ऊपर जिस्म से चिपका गहरे रंग का कवर सेट बारीक दिलकश सियाह कारीगरी से सजा हुआ था। वी बड़ा गला जो कंधों तक फैला हुआ था, जिसके गिर्द सियाह जालीदार लेस लगी हुई थी। बारीक जालीदार बाजू से चिपकी आस्तीनें, जिनके गिर्द कंधों से लटकती हुई और लहराती हुई गहरे सुर्ख रंग की फ्रिल्स बाजुओं पर फैली हुई थी। लंबा बहता हुआ गाउन गहरे सुर्ख रंग की कई तहों पर मुश्तमिल था। वह तह छोटी बड़ी जो बड़ी ही नफासत के साथ एक दूसरे पर गिरी हुई थी और नीचे की तरफ जाते हुए स्याही में गुम हो जाती थी। लिबास के गिर्द कई फ्रिल्स उभरी हुई दिखाई देती थी। सुर्ख कालीन पर उसका लिबास फैला हुआ था। गले में सियाह चोकर हार पहना हुआ था। पैरों में सियाह पैसियोटे हील्स पहनी थी, जिनके तलवे सुर्ख थे और हील के पीछे सुनहरी रंग की तलवार बनी थी। सियाह रेशमी बालों को आज हल्की हल्की लहरों में घुमाया हुआ था, जो कि कमर पर बिखरे हुए थे। सर के ऊपर से 2 लड्डों के टोस्ट बनाकर उन्हें पीछे आपस में बांधा हुआ था। गहरा और डार्क मेकअप, आंखों के पलके बेहद वसी और ड्रामाई अंदाज में उठी हुई थी। आंखों के गिर्द सियाह मास्क लगाया हुआ था, जो कि नाक के ऊपर तक था। होठों पर गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगाई हुई थी। शाहाना और पुरएतमाद चाल चलती हुए वो आज अपने अंदाज से बेहद मुख्तलिफ लग रही थी, मगर हसीन, बेहद हसीन लग रही थी। कैसे हैं अंकल आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? लिजा ने बताया कि तुमने वकालत छोड़ दी। छोड़ी नहीं है, बस थोड़े अरसे के लिए ब्रेक लिया है। उन दोनों की काफी देर तक बातें चलती रही थी। लिजा स्टीफन के साथ न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। तकरीबन सब मेहमान आ चुके थे। जैक साहब भी अंदर जा चुके थे, मगर वो वहीं खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। वो अब तक आया क्यों नहीं? ना ही वो उसकी किसी कॉल का जवाब दे रहा था और ना ही अजलान कॉल उठा रहा था। अभी वो ये सोच रही थी कि सामने से लाइला आती दिखाई दी। वो अपना गाउन संभालते हुए लाइला की जानिब लपकी।
होटल का कमरा सामान के साथ बिखरा हुआ था। ओना पैकिंग करने में मसरूफ थी। डेरियन किसी डिनर पर गया हुआ था। उसके ना होते हुए वो सुख का सांस ले पा रही थी। 2 दिन बाद उनकी एडिनबरा वापसी थी। क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि उस सब को छोड़कर भाग सकूं? डेरियन मुझे ढूंढ लेगा, वो मुझे जान से मार देगा। वो कई दिन से एक ही बात सोच रही थी। आज से बाद उसने अपने बारे में सोचा था, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर है वो मार ही डाले। मैं मजीद उसके साथ रह नहीं सकती। मैं एडिनबरा जाते ही कहीं भाग जाऊंगी। डेरियन से इतना दूर चली जाऊंगी कि वो कभी मुझे ढूंढ ना पाए। मगर जाऊंगी कहाँ? ये बात की बात है, पहले मुझे इस शैतान की गिरफ्त से छुटकारा हासिल करना है। वो सूटकेस बंद करते हुए सोच रही थी, क्या इतने अरसे बाद उसे रिहाई मिल पाएगी? ये तुमने फिर हील्स पहन ली? वो उसके हील्स को घूरते हुए बोली, तुम्हें इनसे क्या मसला है? यहाँ जोगर पहनकर तो आने से रही मैं। वो एकदम तिलमिला उठी थी। लायला ने आगे से कोई जवाब ना दिया। उसकी तरफ से वो भाड़ में जाए। और तुम असलान के साथ नहीं आई? उसने लायला को अकेले देखकर सवाल किया। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। सिया गोथक गाउन जो पैरों तक आता था, कलाई तक आधे जालीदार लेस से बने बाजू, चौड़ा गला, सिया बाल सीधे कमर पर गिरे हुए थे। मुनासिब मिकदार में किया गया मेकअप उसकी शख्सियत को बेहद पुरकशिश बना रहा था। वो हर बार की तरह सादगी में भी कयामत ढा रही थी। पता नहीं नालायक कहाँ गायब है। इतनी कॉल्स की थी मैंने, एक का भी जवाब नहीं दिया। फिर मैं खुद ही आ गई। वो शदीद गुस्से में लग रही थी। अजलान की कल खैर नहीं थी। ये जैन भी कहीं गायब है। ये दोनों एक साथ क्यों गायब हुए हैं? वो मशकूक अंदाज में सोचते हुए सवाल कर रही थी। मुझे क्या मालूम, कर रहे होंगे कहीं आवारा कर दी। वैसे भी बड़े चक्कर लग रहे हैं इनके एक दूसरे के घर। तो तुम अजलान के लड़कों से मिलने पर भी जेलस होती हो? वो शरारती अंदाज में उसे तंग करने लगी। मैं क्यों जेलस होंगी भला? भाड़ में जाए। कब इकरार करोगी उस बात का कि तुम अजलान से मोहब्बत करती हो? ये तुम्हें किसने बोला मुझे उस घोंचू से मोहब्बत है? अपने अंदाजे अपने पास रखो। उसकी आंखों ने उसके अल्फाज का साथ ना दिया। मोहब्बत न करती होती तो उसे ढूंढते हुए 4 साल बाद एडिनबरा न आती। लैला ने हैरत के मारे उसकी जानिब देखा तो अजलान उसे सब बता चुका था। वो खामोश हो गई। तुम तो पाकिस्तान भी रह सकती थी, फिर एडिनबरा क्यों आई? मेरा इंटरव्यू लेने के बजाय अंदर चलो। इन दोनों ने तो लगता है आज आना ही नहीं है। ये तुम हर वक्त इतनी सड़ी हुई क्यों रहती हो? मैं खुद को सर्द और खड़ूस समझती थी, मगर तुम तो कुछ ज्यादा ही। अंदर चलो तुम। वो उसकी बात काटते हुए आगे बढ़ गई। ज़ैना मुंह बनाते हुए उसके पीछे चल दी। अंदर तमाम रोशनियां बुझा दी गई थी। फिजा में गूंजती मौसीकी की आवाज, हॉल के वस्त में रक्स करते जोड़े, मोमबत्तियों की रोशनी के नीचे सब एक ख्वाब की मानी लग रहा था। लिजा और स्टीफन भी इन्हीं जोड़ों में खड़े रक्स कर रहे थे। वो कोने में सतून से टेक लगाए अकेली खड़ी थी। ये लो। उसने दोनों हाथों में सुर्ख मशरूब के गिलास पकड़े रखे थे। एक गिलास लायला की जाने बढ़ाया। मैं ड्रिंक नहीं करती। मैं भी नहीं करती, लेकिन ये मशरूब अल्कोहल फ्री है, इसलिए मैं दोनों के लिए ले आई। लायला ने उसके हाथ से गिलास थाम लिया। वो लायला के साथ सैतून से टेक लगाए हुए खड़ी हो गई। लिजा स्टीफन के साथ मसरूफ थी। वो अपने लिए उसकी कीमती लम्हे को बर्बाद नहीं कर सकती थी। ये जेनिया आया नहीं था। लायला के सिवा इस पार्टी में वो काफी लोगों को जानती थी, मगर वो इनमें से किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहती थी। आगे का क्या सोचा? अभी तक तो कुछ नहीं। झूठ। ज़ैना और वो भी कोई प्लान ना बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो हैरान हुई। उस दिन कोई कह रहा था कि मेरे प्लान बहुत फजूल होते हैं और मैं ख्याली पुलाव बनाती हूँ। उसने लायला की बात दोहराई, फिर मशरूब का एक घूंट गले से नीचे उतारा। मगर बाज दफा अच्छे भी होते हैं। ओह, लायला सुल्तान ने तारीफ कर दी मेरी। वो दोनों एक साथ मुस्कुराई। शायद ये पहली ऐसी गुफ्तगू थी जिसमें वो दोनों एक साथ मुस्कुराकर बात कर रही थी। बातें करते करते कब हाथ में पकड़े हुए गिलास खाली हो गए उन्हें पता ही न चले। मैं दोनों के लिए एक और मशरूब लाती हूँ। उसने लायला के हाथ से गिलास पकड़ा। नहीं बस, मैं और नहीं पीऊंगी। चलो मैं अपने लिए लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। मैं अब चलती हूँ ज़ैना, कल सुबह फ्लाइट है मेरी। ज़ैना ने इस बात में सर हिलाया। वो ज़ैना से गले मिली, फिर उसे अलविदा करते हुए कैसल से बाहर निकली। ज़ैना ड्रिंक बार की जानी बढ़ी। मौसीकी की आवाज़ तेज हो गई। वो ग्लास में मशरूब भरकर वापस पलटी। अचानक ही उसके कदम थम गए रक्स करते लोगों के। उसके पार वो खड़ा था, सिया चोगा पहने, सरता पैर तक खुद को अंधेरे में ढके। वो ज़ैना की जानिब देख रहा था। वो उसे सही से देख न पाई। दिमाग माउफ हो गया। ज़ैना अपनी जगह से दूर जाने लगी, लेकिन वो जितना उससे दूर जाती रही, वो इतना ही उसके करीब आता जा रहा था। वो जल्दी जल्दी राहदारी में भागने लगी। ज़ैन तेज तेज कदम बढ़ाता उसके पीछे चलने लगा। ज़ैना अपना गाउन संभालते हुए तेजी के साथ भागी। एकदम वो गायब हो गया। ज़ैना को अपनी नजरों पर यकीन न हुआ।
वो मजीद आगे बढ़ी। आगे जाकर राहदारी खुलती गई। वो अंधेरे में डूबे हुए किले के पिछले हिस्से में मौजूद थी। आई फाउंड यू लिटिल फॉक्स। कानों में गूंजती हुई आवाज पर वो झोंकी। चेहरे का रंग फक से उड़ गया। उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। वो किले से बाहर निकली ही थी कि उसे ज़ैना का ख्याल आया। वो उसे कैफे के नीचे मौजूद तहखाने की चाबी देना भूल गई थी। लायला के जाने के बाद ज़ैना इधर अपनी ट्रेनिंग जारी रखेगी, उनके बीच यही तय हुआ था। वो वापसी अंदर लपकी। अंदर मेन हॉल में ज़ैना मौजूद नहीं थी। वो उसे कॉल कर रही थी मगर वो उठा नहीं रही थी। वो उसे पूरे किले में तलाश करने लगी। अगर वो बाहर निकली होती तो लायला उसे देख लेती। वो अंदर ही कहीं मौजूद थी। ज़ैना ने बहुत सारा थूक निकला। चेहरे पर घबराहट छाई हुई थी। वो ज़ैन का मुकाबला कैसे करेगी? वो इतनी ताकतवर नहीं थी। पहली बार उसे लायला की शिद्दत से याद आई थी। ज़ैन के कदम उसकी जानिब बढ़ रहे थे। वो बड़ी धीमी चाल चल रहा था। वो डरते डरते पीछे कदम बढ़ाने लगी। फिर ज़ैना के कदम थम गए। उसके पीछे किले की दीवारें मौजूद थीं। उसकी कमर दीवार से जा टकराई। मास्क के नीचे होठों पर छाई हुई मुस्कुराहट गहरी हुई थी। आंखें चमक उठी। आज वो उससे नहीं बच सकती। ज़ैन ने हाथ में थामा हुआ चाकू चौके से बाहर निकाला। वो उससे बस चंद कदम दूर था। एकदम ही हवा में छलांग लगाते हुए वो उसके करीब आई। फिर एक जोरदार टांग उसके कंधे पर मारी। वो नीचे गिरते गिरते संभला। ज़ैनब की नजरें लायला से मिली। वो आ गई थी उसे बचाने। उसकी आंखों में सख्ती छा गई। ये जंगली बिल्ली न जाने कहाँ से आ जाती थी, लेकिन आज वो उसे नहीं छोड़ेगा। उसने दो चाकू लायला की जानिब बरक रफ्तारी के साथ फेंके। वो इधर उधर होती दोनों वार से बच निकली। अब वो भागते हुए उसकी तरफ बढ़ा। लायला भी उसकी जानिब लपकी। फुर्ती के साथ साइड से निकलकर उसने ज़ैन की टांगों में अपनी टांग अड़ाई। वो लड़खड़ाकर नीचे गिरा। लायला की ये हरकतें सिर्फ और सिर्फ उसे गुस्सा दिला रही थी। उसने लायला की टांग खींचकर उसे अपने साथ नीचे गिराया। उसके संभलने से पहले ही वो उठा। जेब से एक कील निकाली। फिर तेजी के साथ वो कील लायला की हथेली की जानिब बढ़ाई। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया, वरना अभी वो कील उसकी हथेली के अंदर होती। वो दीवार से लगी खड़ी ये सब देख रही थी। बस बहुत हुआ। आज वो इस खेल को खत्म करके ही रहेगी। या तो आज वो ज़ैन के हाथों मारी जाएगी या फिर अपने मंसूबे को सर अंजाम देगी। वो लायला के ऊपर चढ़ा हुआ था। हाथ में एक छोटा सा चाकू था। लायला ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की मगर नाकाम रही। फिर झट से ज़ैन की पीठ में लात मारते हुए उसने उसे नीचे गिराया। जल्दी से वो खुद उसके ऊपर चढ़ी। ज़ैन का चाकू वाला हाथ उसने वापस उसी की जानिब मोड़ने की कोशिश की। ज़ैन फौरन उसके ऊपर लपका। उन दोनों की आपस में लड़ाई जारी थी। दोनों का ध्यान ज़ैना की जानिब नहीं था और यही सबसे बेहतरीन मौका था। उसने अपने पैरों से हील्स निकाली। फिर एक हील को हाथ में यूं थामा कि उसकी नोक सामने की जानिब थी। धीमी चाल चलते वो उनके करीब बढ़ रही थी। लायला नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। ज़ैन उसके ऊपर था। लायला के दोनों हाथों को उसने अपने हाथों में मजबूती से जकड़ा हुआ था। टांगे अपनी टांगों के बीच फंसाई हुई थी। वो मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। कितने दिन हो गए थे उसने किसी को कत्ल नहीं किया, न ही ताज़ा ताज़ा खून चखा। उसकी प्यास बढ़ गई थी। लायला को मारकर वो उसका खून मज़े से चखेगा। हाँ, वो बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाता था, मगर ये लड़की उसे कई दिन से परेशान कर रही थी। उसने दाएं हाथ में थामा हुआ चाकू लायला की गर्दन की जानिब बढ़ाया। लायला को मौत करीब से दिखाई दी। वो मौत को पहले भी कई बार करीब से देख चुकी थी, इसलिए वो बेखौफ सी लेटी रही। ज़ैना ज़ैन के ऐन पीछे पहुंच चुकी थी। बिल्ली की तरह बेआवाज दबे दबे कदम बढ़ाना उसने लायला से ही सीखा था। उसने पूरी कुव्वत के साथ हील हवा में लहराई। फिर एक झटके के साथ हील की नोक ज़ैन के सर पर दे मारी। ज़ैन के हाथ से चाकू छूट गया। उसने मुड़कर पीछे देखना चाहा। इतने में लायला ने एक जोरदार लात मारते हुए उसे खुद से अलग किया। वो दोबारा उठने की कोशिश करने लगा मगर उठ ना पाया। उसका सर शदीद भारी हो रहा था। सर के पिछले हिस्से से खून रिस रहा था। सामने के मंजर धुंधले होते गए। दिमाग माउफ हो गया। अचानक उसकी आंख बंद हो गई। उसके बाद उसे कुछ याद न रहा। वो उल्टे मुंह बेसुध फर्श पर जा गिरा था और शिकारी खुद या शिकार हो गया। देखा, कभी कभी हील्स भी काम आ जाती हैं। उसने पहले हाथ में थमी हील देखी, फिर तंज करते हुए लायला को देखा। लायला ने नफी में सर हिलाया। ताने बाद में मारना, पहले इसके हाथ पाँव बांधो, इससे पहले कि ये दोबारा उठ जाए। उसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट गहरी हो गई। आंखें चमक उठी। वो अपनी पहली बाजी जीत चुकी थी। इस बिसात के सबसे अहम मोहरे को वो कैद कर चुकी थी। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट और फाइनली कैद कर लिया है ज़ैन को। तो देखते हैं अब ये कैसे अपनी बात मनवाती है और ज़ैन मानता भी है या नहीं। और मुझे काफ़ी दुख हुआ है अजलान के लिए, लेकिन
अब एंड करना था, ज़रूरी था कि इन दोनों के बीच गलतफ़हमी ही हो। सीधे भी कर सकते थे, अच्छी हैप्पी एंडिंग भी कर सकते थे इन दोनों की फ्रेंडशिप की, लेकिन नहीं। मैं पहले ही अज़लान को मिस करने लगी हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए, और अब इन दोनों के लिए और ज़्यादा दुःख हो रहा है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआ में याद रखना।